इस फेस्टिव सीजन आपने क्या खरीदा? जाहिर है शॉपिंग लिस्ट तो लंबी रही होगी। अच्छा एक बात बताइए, धनतेरस पर क्या खरीद रहे हैं? पड़ गए ना उलझन में? सोच रहे होंगे कि क्या करूं, ज्वेलरी खरीदे या सोने का सिक्का या बिस्किट? धनतेरस मतलब सोने की खरीदारी का एक बेहद पवित्र मौका। एक पारंपरिक परिवार में धनतेरस के मौके पर ज्वेलरी से गोल्ड कॉइन से बाहर कुछ सोचा ही नहीं जाता। दरअसल इस धनतेरस पर गोल्ड खरीदारी की परंपरा की एक ठोस वजह जो समझ आती है वो ये है कि इस मौके पर आप कुछ निवेश कर लेते हैं। सदियों से गोल्ड भारतीय परिवारों में संपत्ति का एक बड़ा आधार रहा है। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% हिस्सा गोल्ड का होना चाहिए। दिवाली के दौरान अमूमन पैसा खर्च ही होता है, ऐसे में धनतेरस आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने का मौका देता है। खैर ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब आप बताइए इस धनतेरस आप कहाँ लगा रहे हैं अपने पैसे? अच्छा, ज्वेलरी और सोने के सिक्कों के बाहर कुछ ऑप्शन आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्ता और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। तो मामला जब इन्वेस्टमेंट का हो तो उस रकम पर रिटर्न कितना मिल रहा है ये तो देखना बनता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात फिजिकल गोल्ड की, माने गोल्ड ज्वेलरी हो या कॉइन या बार। अब गुजरे कुछ हफ्तों में गोल्ड के दाम तेजी से भागे हैं, मतलब गोल्ड अचानक महंगा हुआ है। अप्रैल मध्य में गोल्ड के दाम 53,500 रुपए के लेवल पर चले गए थे, लेकिन जून में ये गिरकर 51,000 के आसपास आ गए। अब एक दफा फिर से सोना महंगा होने लगा है। गुरुवार को देश में 22 कैरेट सोने के दाम 47,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ 24 कैरेट गोल्ड के रेट उछलकर 52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। सबसे पहले समझते हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदना कितना फायदेमंद है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो पहले तो आपको इसके लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, ज्वेलरी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है इसका मेकिंग चार्ज। कई दफा तो ज्वेलर 50% मेकिंग चार्ज के तौर पर ले लेते हैं। अब जब आप इसे बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्ज तो मिलने से रहा, इसके साथ एक और घाटा भी है। सोने में मिलाया जाने वाला अलॉय भी इसमें से हटा दिया जाता है और उसके बाद आपकी ज्वेलरी की कीमत तय होती है। भले ही सरकार ने हॉलमार्किंग जरूरी कर दी है, लेकिन अभी भी इसमें धांधली होने की खबरें आती रहती है। कई दफा तो ऐसा होता है कि आपने जिस ज्वेलर से अपनी ज्वेलरी खरीदे हैं आपको उसी के पास ही उन्हें बेचना होता है। दूसरे ज्वेलर इसे नहीं खरीदते हैं। अब मान लीजिए कि आप 4 से 5 साल बाद इसे बेच रहे हैं तो इतने वक्त में गोल्ड की कीमतों में जो इजाफा हुआ होगा उसका एक बड़ा हिस्सा तो यूं ही कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि ज्वेलरी में आपको मिलने वाला रिटर्न कम हो जाएगा। अब बात करते हैं गोल्ड कॉइन और बार की। ज्वेलरी के मुकाबले धनतेरस पर कॉइन या बिस्किट लेना कहीं ज्यादा फायदेमंद सौदा है। बैंक और दूसरी इकाइयां उनकी बिक्री करती है। इनकी प्योरिटी को लेकर ज्यादा संदेह नहीं होता, बशर्ते आप किसी भरोसेमंद जगह से इसे खरीदें। दूसरा फायदा यह है कि आपको मेकिंग चार्ज जैसे खर्च इनमें नहीं उठाने पड़ते। जब बेचने जाएंगे तो उस वक्त के बाजार भाव से आपको पैसा मिल जाएगी, तो ये ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी और कॉइन जैसे फिजिकल गोल्ड के साथ एक और दिक्कत भी है, और वो ये कि आपको इनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, और अगर बैंक लॉकर में रख रहे हैं तो उसका खर्च अलग से देना पड़ता है। यहाँ पर रिटर्न भी देख लेते हैं। चलिए 5 साल के रिटर्न का अंदाजा लगाते हैं। 2017 में गोल्ड का दाम औसतन 29,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अभी गोल्ड 52,000 के करीब चल रहा है, यानी गोल्ड ने 5 साल में करीब 76% रिटर्न दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में 2017 में लगाए होते तो आज आपकी पूंजी 1.76 लाख रुपए होती। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में ये रिटर्न आपको कम हो जाता है, और इसकी वजह है हमने आपको ऊपर बताई है। हाँ, गोल्ड बार और कॉइन में आपका रिटर्न बिना किसी कटौती के होता है। तो चलिए अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। इसमें आप गोल्ड ETF, गोल्ड फंड्स, गोल्ड बॉन्ड जैसे साधनों में पैसा लगा सकते हैं।
डिजिटल गोल्ड में निवेश का एक बढ़िया तरीका है रिजर्व बैंक के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना। इसमें 1 ग्राम गोल्ड 1 यूनिट बॉन्ड के बराबर होता है। सोने के हाजिर बाजार भाव पर इनकी बिक्री होती है। साथ ही इसमें 2.5% सालाना का तयशुदा रिटर्न आपको मिलता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए के SGB खरीदते हैं तो आपको इसमें 2,500 रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। अब जब आप इन SGB को बेचेंगे तो आपको उस वक्त का बाजार भाव मिलेगा। इनकी खरीद फरोख्त आप सेकेंडरी बाजार में भी कर सकते हैं। अब गोल्ड ETF की बात कर लेते हैं। SGB के उलट ETF के पीछे फिजिकल गोल्ड होता है। ये सोना कस्टोडियन बैंकों के वॉल्ट में रखा जाता है। यहाँ पर ETF की 1 यूनिट की वैल्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 1 ग्राम की वैल्यू तय करने पर टिकी होती है। गोल्ड ETF खरीदने पर आपको एक्सपेंस चार्ज भी नहीं देने पड़ते हैं। अब इनमें टैक्स को भी देख लेते हैं। अगर आप 3 साल बाद ETF को बेचते हैं तो आपको इस पर 20% LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। 3 साल से पहले बेचने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा। यहाँ ETF का रिटर्न कार्ड भी देख लेते हैं। बात करते हैं IDBI गोल्ड ETF की। इस ETF ने 11.2% का CAGR रिटर्न पिछले 5 साल में दिया है। यानी अगर आपने अक्टूबर 2017 में इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज ये पैसा बढ़कर करीब 1,70,000 रुपए हो गया होता। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है गोल्ड फंड्स के जरिए इनमें पैसा लगाना। अब मान लीजिए कि आपके पास डीमैट खाता नहीं है तो भी आप गोल्ड फंड्स के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड ETF में पैसा लगाते हैं। अब यहाँ आपका खर्च थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि आप गोल्ड फंड और ETF दोनों को पैसा देते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए गोल्ड में पैसा लगाएं। अगर आपके पास डीमैट खाता है तो आप ETF के जरिए पैसा लगा सकते हैं। अब तो MMTC, PAMP और सेफ गोल्ड जैसे साधनों के जरिए आप 1 रुपए जितनी कम रकम की SIP भी गोल्ड खरीदने के लिए शुरू कर सकते हैं। एक बार न्यूनतम यूनिट्स इकट्ठी होने पर आप इन्हें बेच भी सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर हर जरूरी बात बताई। अब आपके सामने भी तस्वीर साफ हो गई होगी कि इस धनतेरस पर आपको गोल्ड में कैसे पैसे लगाना चाहिए।